सो अपने आज क्लास नंबर 3 पे आ गए और लास्ट क्लास में हम लोगों ने होमवर्क लिया था, तो पहले उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्वेश्चन हमारा होमवर्क में क्या था, ठीक है ना। और होमवर्क में हम लोगों ने जो किया था, होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हम लोग कर चुके हैं लाइन से ईच एंड एवरी सम्स। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, तो मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं और सबसे पहले देख रहे हैं। होमवर्क दिया हुआ है बट फिर भी ध्यान से करिए। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, ध्यान रखिएगा अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC, NHFC, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। ऑब्वियस है कि उस केस में उसे 10% का DRR मेंटेन करना पड़ेगा फॉर द रिडीमेबल पोर्शन, जो कि कैश में रिडीम होगा, और साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा, दैट इज टू बी इक्वल्स टू 15%, जो आउटस्टैंडिंग होगा रिडेम्पशन के लिए उसका 15%। तो यहाँ पर लिखा हुआ एज ऑन 30 जून स्टूड एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, इसमें क्या है देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल है 5 लाख का, रिजर्व इन सरप्लस है आपका कितने का, 50 लाख का शेयर कैपिटल है, रिजर्व इन सरप्लस है 110 लाख का, यानी कि आपका रिजर्व इन सरप्लस हो गया 1 करोड़ 10 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको दिख रहा है 165 लाख है। अदर करंट लाइबिलिटीज वाज 1 करोड़ 25 लाख। इधर में आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 160 लैक्स, फिगर लैक्स में देख रहे अभी तक। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15 लैक्स। Cash and cash equivalent was given 75 lakhs and other current assets was 200 lakhs. शेयर कैपिटल जो यहाँ पर अब नोट्स टू अकाउंट्स में आपका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो जो शेयर कैपिटल है वो कैसे आया था 50 लाख्स। तो 50 लाख्स का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है, तो 50 लाख्स का आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस आपका 90 लाख्स में अमाउंट ऊपर नीचे है, ये हेडिंग है, बट ये जनरल रिजर्व का फिगर 90 लाख्स है, जनरल रिजर्व 90 लाख्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग इंक से कर दो ज़्यादा बेटर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख्स है एंड डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो आपका कितना है 10 लाख्स। तो DRR भी है, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और आपका रिजर्व एंड सरप्लस है। चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अपने को दिख रहा है कि 13.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, 1 लाख डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है वो है आपका 100 लाख्स का, और 65 लाख्स क्या चीज़ है भाई, तो वो भी होना चाहिए था कुछ। ऑब्वियस है कि बोरोइंग्स होगा, लोन होगा 65 लाख्स का, तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये आपका बैंक लोन ले लीजिए, लिख देंगे बैंक लोन, और ये 65 लाख्स का अपने बैंक लोन ले रहे हैं। डिवेंचर्स अपने पास 100 लाख्स का है कि जो रिडीमेबल पोर्शन है, क्योंकि दो फिगर है तो डेफिनेटली एक चीज तो होगा जो कि टाइपो एरर यहाँ दिख रहा है क्लियर कट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है। DRR इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि DRR इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो 15 लाख रुपए का DRR इन्वेस्टमेंट है। यदि हम देखें तो हमारा पहला ही ध्यान जाना चाहिए कि क्या कंप्लायंसेस यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो कंप्लायंस है सेक्शन 71(4) का, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखिए हो रहा है। यहाँ पर 15 लाख रुपए जो आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, मतलब कि रिडीमेबल डिवेंचर्स जो है वो 100 लाख्स का, और 100 लाख्स का 15% जो होता है वो 15 लाख्स होता है। तो वो क्राइटेरिया 15% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो हमारा हो गया। एंड दूसरा है कि आपका डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो 10 लाख का होना चाहिए। तो 10 लाख 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, सो 10% ऑफ 100 लाख्स इज इक्वल टू 10 लाख्स। तो वो क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया, यानी कि ये दोनों क्राइटेरिया कंपनी ऑलरेडी फुलफिल करके रखी हुई है। द डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई X1। यहाँ पर अब बता रहा है कि डिवेंचर्स रिडीम कब होगा, तो वो X1 जो है 1 जुलाई X1 को ये ड्यू हो रहा है रिडेम्पशन के लिए। द टर्म्स ऑफ द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो जो रिडेम्पशन होगा वो 5% प्रीमियम पे होना है। एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स
at a predetermined price of 15.75 per share and the payment in cash। तो ऑप्शन है कि आप या तो कन्वर्ट करा लीजिए इक्विटी शेयर्स में और कन्वर्जन रेट जो होगा वो 15.75 पर शेयर होगा, या तो आप पेमेंट इन कैश ले लीजिए। Assuming that except for 100 डिवेंचर होल्डर्स, 100 डिवेंचर होल्डर्स हमारे काम का इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे लिए काम का इंफॉर्मेशन ये है कि होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर्स। तो ये जो आपका 100 डिवेंचर होल्डर्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो अल्टीमेटली उनके पास 25,000 डिवेंचर्स है। तो ये हमारे लिए काम क्या है कि 25,000 डिवेंचर्स एक्सेप्ट, मतलब कि ये लोग नहीं लिए, द रेस्ट ऑफ द देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन, यानी कि बाकी लोगों ने कन्वर्जन ऑप्शन स्कीम को सेलेक्ट किया, बट ये लोग ऐसा है कि मना कर दिए भाई मुझे कन्वर्जन स्कीम में जाना ही नहीं है, आई एम ऑप्टिंग फॉर कैश। तो ये लोग कैश बिलीव किए। 25,000 ऐसे डिवेंचर्स है जिन्हें कैश मिलेगा, तो दैट्स वाई वो कन्वर्जन के लिए कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज एट पार ऑन सेल। सो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने बेच दिए हैं, तो आपको 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है ही है, DRR इन्वेस्टमेंट। सो उसे बेचकर आपको 15 लाख मिल जाएगा, ये बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग। यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शंस को क्या किए गए, जैसे करना चाहिए वही किया गया है, कोई डिले नहीं है। ऑन 1 जुलाई X1 को रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 1 जुलाई X1। तो बीच में ही आपसे बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है X1 1 जुलाई X1 को, आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द रिडेम्पशन का काम तमाम करके, और आपको फिर से बैलेंस शीट बना देना है, यही बात आपसे पूछा है। सो योर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड एंड नेसेसरी कैश पेमेंट। आपको क्या करना, कैलकुलेशन भी दिखाना है। तो सबसे पहले वर्किंग ही करेंगे और बैलेंस शीट बनाना है। तो ये हमारा दो चीज है, बैलेंस शीट और आपका ये वर्किंग जो पूछा है, ये दोनों हमें शो करना है। जिस ऑर्डर में पूछता है उसी ऑर्डर में आंसर करना चाहिए। जैसे आपको ऑर्डर दिया कि यहाँ पर आपको पहले बैलेंस शीट और उसके बाद आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो अलॉट हुआ वो, और कैश पेमेंट जो है कितना हुआ, वो सब आपको वर्किंग करके दिखाना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे बैलेंस शीट का। तो अपने क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अमाउंट, नोट नंबर, ठीक है। इसके बाद मुझे वो नंबर ऑफ शेयर जो अलॉट करना है उसका वर्किंग दिखाना है, तो हेडिंग डाल के स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, तो उसमें कोई कहानी तो है नहीं, ठीक है ना, उसमें तो कोई कहानी है नहीं। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर अपने को क्या करना है, तो फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे। चलिए फॉर्मेट स्टेटमेंट फॉर्म हो गया, और जो जरूरत होगा वो भी बना लेंगे। ऐसा पहले से ड्रॉ करके कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, बैलेंस शीट के लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। तो ये बैलेंस शीट है, ये नोट्स टू अकाउंट्स ही समझो। नोट्स टू अकाउंट्स 2-3 तो बनेगा, तो नोट्स टू अकाउंट्स आप भी रखो, ये हम लोग नहीं स्किप कर सकते, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। पुराना वाला बैलेंस शीट में देख लीजिए कितना नोट्स टू अकाउंट्स है, उतना ही बनाने से हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4, तो 4 है, आप 4 रखो, 3 भी रखेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिक चुका है तो उसका भी जरूरत नहीं है। तो 3 आ जा रहा है क्या, नहीं 3 अभी बना नहीं, और एक और बना दीजिए नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है भाई। अब हमें सबसे पहले फॉर्मेट कंप्लीट कर दीजिए। फॉर्मेट में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले अपने लिखते हैं बैलेंस शीट जो बनाना है आपको, जो पूछा है 1 जुलाई X1 को। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई X1। तो 1 जुलाई X1 को अपने बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब इस बैलेंस शीट में आपको पता ही है ये नोट नंबर होगा, एंड यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे। बाकी आपको हेडिंग पता ही है कि यहाँ पर हेडिंग होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज।
और उसके नीचे आपका होगा शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के नीचे भी आप जानते ही हैं कि इसके अंदर सब हेडिंग क्या होगा, शेयर कैपिटल होगा। तो आपका ए नंबर हो जाएगा शेयर कैपिटल, जिसके लिए नोट नंबर होगा 1, एंड बी नंबर होगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके लिए नोट नंबर 2 होगा। तो ये दो नोट बनेंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, आप समझ गए क्या चीज के लिए होगा। फिर आपका नॉन करंट लायबिलिटीज एक हेडिंग होगा, तो आप नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग डालेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका सब हेडिंग होगा लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि बैंक लोन है, हम लोग वो माने थे कि वो फिगर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक लोन। क्या लिखोगे, बैंक लोन, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर इसके बाद अपने हेडिंग डाल देंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हेडिंग डालकर आप क्या लिखोगे, करंट लायबिलिटीज हेडिंग डालकर उसके नीचे आप लिखोगे जो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। सारा भरने का तो मतलब नहीं है ना कि ट्रेड पेबल्स लिखे और जो बकायदे होता है बाकी सारा आइटम्स, वो अपने सारा आइटम्स देने का मतलब नहीं है। तो जो रहेगा रेलेवेंट वो आइटम डालेंगे। ये एक आइटम ही आना चाहिए, मेरे को जो ध्यान आ रहा है, जब क्वेश्चन पढ़े थे अपने तो एक ही दिख रहा था, इसीलिए एक ही आएगा। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इधर टोटल कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, इसका और कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे एसेट्स, तो इधर हो गया एसेट्स, और एसेट्स के अंदर में आपका हेडिंग होगा नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स हेडिंग डालने के बाद उसके नीचे जो आपको हेडिंग मिलेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यदि हुआ तो पुराना सम्स को देखते हुए ही बनाना है। तो यहाँ पर पुराना सम्स देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है दिख रहा है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो रियलाइज हो गया, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बोलकर आएगा, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो ये आपका हेडिंग हो गया। इसके बाद आपका हेडिंग होगा करंट एसेट्स, हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स हेडिंग डालकर आप क्या करोगे, तो बोलते हैं इसके अंदर में, करंट एसेट्स के अंदर में जो पुराना हेडिंग सम्स देखिए आपको समझ में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अदर करंट एसेट्स है, यही लिखना है आपको। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगा आपका नंबर ए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और बी नंबर अदर करंट एसेट्स। लो भाई, ये हो गया, आपने फॉर्मेट रेडी कर लिए। अब ये तो हर सम्स में आपको रहता ही है ऑलमोस्ट, यदि बैलेंस शीट, इसीलिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो सब जगह हर सम्स में हर चैप्टर में बैलेंस शीट आपका इंसर्टेड है, मतलब इंक्लूडेड है, पार्ट ऑफ आपका स्टडी है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 17x1 हो गया है। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तो इसके अंदर में हम लोग सम्स पढ़ के डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक और जो सॉल्यूशन का हिस्सा पूछा है कि कितने डिवेंचर होल्डर्स है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 100 रुपये का एक डिवेंचर्स है, 100 रुपीज़ का, और 1 लाख डिवेंचर्स है। ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है यहाँ पर कि 1 लाख डिवेंचर्स है और एक डिवेंचर्स का कीमत 100 रुपये है। तो इनमें से आपका 25,000 डिवेंचर होल्डर्स ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ
आपको क्या करना है, तो सबसे पहले वर्किंग में ये नोट्स टू अकाउंट का जगह छोड़कर जाएंगे और लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स मेंशन कर दीजिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स allotted to the डिवेंचर होल्डर्स। ये अपना हेडिंग हो गया, यही चीज हम लोग निकालना, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है निकालने का। सो दैट्स वाई अपने ये डाल दिए कि भाई ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, इट्स नॉट वर्किंग ओनली। सबसे पहले आपको लिख देना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग। सो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग गिवन है 1 लाख। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि कितना डिवेंचर होल्डर्स मना कर दिया कि वो भाई स्कीम में नहीं जाएगा, 20% कन्वर्जन स्कीम में नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे जहां पर मेंशन किया हुआ है कि 25,000 डिवेंचर्स ने मना कर दिया, एक्सेप्ट मतलब इस स्कीम को सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ मैक्सिमम कन्वर्जन, बाकी लोगों ने किया, जो मना कर दिया पहले उन्हें यहां से हटाइए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ, डिवेंचर होल्डर्स ऑप्ट आउट द स्कीम, डिवेंचर होल्डर्स ऑप्ट आउट द स्कीम। जिन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे इस स्कीम में नहीं जाना है, वो कितने हैं, तो 25,000 डिवेंचर होल्डर्स ने इसे मना कर दिया। इसका मतलब है कि कितने डिवेंचर होल्डर्स ने स्कीम को ऑप्ट किया, तो हो जाएगा डिवेंचर होल्डर्स ऑप्टेड कन्वर्जन स्कीम। क्या होगा, डिवेंचर होल्डर्स ऑप्टेड कन्वर्जन स्कीम 75,000। अब अपने को पता है स्कीम क्या है कि मैक्सिमम 20% ही आपका होल्डिंग कन्वर्ट हो सकता है। तो ये लोग लाइन में खड़े हुए कि इन्हें डिवेंचर्स चाहिए, तो मैक्सिमम कन्वर्जन हो कितना सकता है, 75,000 का 20%। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स एलिजिबल फॉर conversion into equity shares, वो नंबर्स है कितना, तो बोलते हैं 75,000 है, इसका 20%, तो 20% ऑफ 75,000 इज इक्वल टू कितना, 15,000 डिवेंचर्स, ठीक है ना, 15,000 डिवेंचर्स। अब 15,000 डिवेंचर्स जो है वो एलिजिबल है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 15,000 डिवेंचर्स। अब इन्हें कितना इक्विटी मिलेगा उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए कि कन्वर्जन जो है उनको डिवेंचर होल्डर्स का रिडेम्पशन किस पे होना है वो पढ़ते हैं। So the terms of the issue of the debentures provided that they were redeemable at a premium of 5%, यानी 100 का डिवेंचर्स होगा तो उनका इंटाइटलमेंट कितने का होगा, 105। एंड ऑल्सो conferred option to the debenture holders to convert 20% of their holdings into equity shares at a premium price of 15.75 per share, ठीक है ना, 15.75 पर शेयर होगा, तो 15.75 पर शेयर आपका इक्विटी का रेट लगाया गया। तो इसका मतलब है सबसे पहले इसका रिडेम्पशन वैल्यू निकालते हैं। तो रिडेम्पशन वैल्यू यहां पे लिखेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ 15,000 डिवेंचर्स।
इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने से मल्टीप्लाई करें, 105, 105 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है वो देख लीजिए। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 105, द रिजल्टिंग फिगर इज 15,75,000, 15,75,000। अब हम जानते हैं कि हम नंबर ऑफ शेयर्स कितना, हमें इतना देना है उन्हें, और ये कैसे देना है, कैश में नहीं देना है। दिस इज टू बी पेड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इक्वल्स टू कितना होगा, 15,75,000 डिवाइडेड बाय आपका एक शेयर का इशू प्राइस है 15.75 पर शेयर है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15.75 करोगे तो रिजल्टिंग फिगर इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आप शो करके दिखाइए कि कितना इक्विटी शेयर्स इशू होगा ऑन कन्वर्जन। तो ऑन कन्वर्जन हम लोग हेडिंग डाले थे कि इक्विटी शेयर्स, अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर्स, तो ये आपका हो गया 1 लाख। अभी कैश पेड करना है ये भी हमसे पूछा है, तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग या कंप्यूटेशन शोइंग, क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन शोइंग showing cash payment to debenture holders, डिवेंचर होल्डर्स को कैश कितने दिया आपने वो आप अपने स्टेटमेंट में बना के दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग दैट इज 1 लाख, 1 लाख डिवेंचर्स है। और इस स्कीम में कन्वर्जन स्कीम में कितने चले गए, 15,000, जो उसके पहले वाले स्टेटमेंट में बनाकर हम लोगों ने निकाला है। तो इससे आपको लेस करना है, क्या लेस करना है, तो opted for conversion scheme, conversion into equity, तो उनका नंबर से 15,000 जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, 15,000 लेस कर देंगे तो बैलेंस लेफ्ट इज 85,000, तो ये हो गया 85,000 नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स। तो इन्हें कैश पेमेंट करना है, therefore कैश पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स कितना देना है, कैश पेमेंट देख लो 85,000 डिवेंचर से जो कैश के लिए एलिजिबल है, और एक को अपने 105 करके देंगे क्योंकि प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है। तो 85,000 मल्टीप्लाइड बाय 105, द रिजल्टिंग फिगर इज 89,25,000, 89,25,000। तो कैश पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स इज 89,25,000। तो ये हो गया कंप्यूटेशन शोइंग कैश पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स, अपने कितना देंगे ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे सम्स में बैलेंस शीट हमें बनाना है, नोट्स के अकाउंट को कंप्लीट करना है, कितना कैश पेमेंट हो रहा है ये भी आपको क्लियर हो ही गया, कितना प्रीमियम है ये भी आपको क्लियर हो गया, कितना इक्विटी शेयर इशू हो रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया। तो नया इक्विटी शेयर 1 लाख और इशू हो जा रहा है, इसलिए आपका नंबर ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। तो आप शेयर कैपिटल पहले नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे और शेयर कैपिटल वाला लिखेंगे। तो ये पहला नंबर नोट्स टू अकाउंट्स बन रहा है शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल, और पहले देखेंगे ऑथराइज का कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो अपने कहाँ से डालेंगे, तो शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे ऑथराइज, हेडिंग डाल के आप छोड़ दो, बता दो सामने वाले को कि नहीं दिया हुआ इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट आपको डॉट डॉट करके आ जाएगा, कुछ भी नहीं है तो
इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा ऑथराइज के बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में क्या लिखेंगे अपने? तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में अपने लिखने वाले हैं कि टोटल पहले से 50 लाख का कैपिटल है, देख लीजिए 50 लाख का है इक्विटी शेयर, और नोट्स टू अकाउंट्स में देखने से समझ में आ रहा है ये आपका 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, अभी तो 10 लाख 1 लाख इक्विटी शेयर्स और इश्यू हो रहा है, वो भी 10 ईच, तो क्या हो जाएगा 60 लाख हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 6 लाख इक्विटी शेयर्स, 6 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each, fully paid up। तो ये हो गया आपका 6 lakhs पे आपको 100 से 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 lakhs आपका रिजल्टिंग फिगर आउटर कॉलम में आ गया। तो 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, फुली पेड अप, 60 lakhs आउटर कॉलम में आ गया। ये हो गया इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसके अंदर में नोट्स लिखना बनता है कि आपने इसमें से 1 लाख शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन इशू हो गया, क्योंकि कैश में तो आया नहीं, आप उसको क्या किए हैं, डिवेंचर्स में कन्वर्ट किए हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे 1 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स। देखिए आपका कंप्लीट हो गया, बस 60 लाख आपको यहाँ पुट कर देना है, ये शेयर कैपिटल है, यहाँ पर आपको 60 लाख पुट करने हैं। अभी आपको रिजर्व एंड सरप्लस जो है दूसरा वाला हेडिंग, उसमें आएंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग डाला हुआ है, सॉरी फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, हेडिंग डालना है। पहले हेडिंग डाल दीजिए रिजर्व एंड सरप्लस। भाई कैसे बनाना है, पुराना वाला शेड्यूल को देखिए, जो नोट्स बना हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले जनरल रिजर्व आपको दिख रहा है 90 लाख है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप जनरल रिजर्व हेडिंग डालेंगे, जनरल रिजर्व, और उसमें आप लिख दोगे 90 लाख, सॉरी 90 लाख है, हाँ 90 लाख। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या दिख रहा है आपको वो देखिए। तो इसके बाद आइटम आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व। आपको पता है वंस द रिडेम्पशन डन तो आपका डीआरआर का जरूरत नहीं होता है, दैट गेट ट्रांसफर टू विच अकाउंट, टू द जनरल रिजर्व। तो आपको डीआरआर को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, डीआरआर को ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा जनरल रिजर्व में। तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व्स। तो ये आपका 10 लाख है। तो डीआरआर आपका अब कोई जरूरत नहीं है डीआरआर का, इसलिए अपने यहाँ पर इसे डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व को यहाँ पे लेके आ गए। अभी और अपने को जनरल रिजर्व में और क्या करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो तो अलग से रहेगा, और डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व को अपने खत्म कर दिए। अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको प्रीमियम एडजस्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं, सॉरी जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो हमारा लग रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहीं से एडजस्ट कर दीजिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना लगा आपको अच्छी तरीके से पता है, 5%। आपका डिवेंचर्स कितना है, तो आपका डिवेंचर्स जो है वो है आपका डिवेंचर्स आपका है कितने का, तो डिवेंचर्स है आपका टोटल 100 लाख का। 100 लाख के ऊपर 5% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 लाख है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 लाख है, ठीक है। तो ये माइनस होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे अपने साइड में दिखा रहे हैं। तो प्रीमियम एंड रिडेम्पशन माइनस होगा बिकॉज
जब आप रिडीम किए हैं डिवेंचर्स को तो उस समय आपको प्रीमियम देना पड़ा है, वो प्रीमियम हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 लाख हमारा लगा 100 लाख 100 लाख का 5% इज इक्वल टू 5 लाख, और वो 5% पेमेंट रिडेम्पशन एडजस्ट कर दिए। अभी इसको एक बार खुला छोड़ते हैं, बाद में जो जरूरत होगा और आइटम यदि आएगा तो डालेंगे, अदरवाइज आउटर कॉलम में पुट करेंगे। दूसरा आइटम आपको वहां पर दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज इट इज आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर आ जाइए, कोई भी उसमें चेंजेस तो हुआ नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख है, तो एज इट इज 10 लाख रख दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किए हैं, ये 10 लाख हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, एज इट इज 10 लाख ले आया। और इसमें आएगा आपका क्या, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। भाई क्या चीज़ का सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, तो बोलते हैं जब हम लोगों ने शेयर इशू या कन्वर्ट किया था, डिवेंचर्स को जब हमने रिडीम किया या डिवेंचर्स को हमने कन्वर्ट किया था, दैट वाज डन एट ए प्रीमियम। तो आपको पता ही है कि 1 लाख शेयर्स इशू हुए, इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर्स के ऊपर प्रीमियम है 5.75 का। कैसे मालूम चला और कहाँ पे मालूम चला, तो पढ़े आप थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे, हो सकता है स्किप कर गए, मैं आपको फिर से दिखा दूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये लाइन फिर से पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है कि द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो इसलिए 5% प्रीमियम पे हुआ। And also conferred option to the debenture holders to convert 20% of their holdings into equity shares at a predetermined price of 15.75 per share and the payment in cash। तो यहाँ पर आपका जो है 15.75 पर शेयर कन्वर्ट हो रहा है, यानी 10 रुपए का शेयर 15.75 पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 5.75 जो है वो प्रीमियम का अमाउंट है। तो टोटल नंबर ऑफ जो कन्वर्जन में इशू हुआ था वो 1 लाख शेयर्स इशू हुआ, इक्विटी शेयर्स। तो 1 लाख के ऊपर 5.75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,75,000। तो दिस विल बी 5,75,000। तो ये हमारा जो नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 है, हमने उसको कवर कर लिया। 1 तो कवर कर ही लिया इक्विटी शेयर्स के लिए, और नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 में हमने जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व हमने कर लिया। अभी यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये डिवेंचर्स खत्म, ये तो रिडीम हो गया, तभी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन 65 लाख बचेगा। तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शेड्यूल बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और यहां पर आप लिखेंगे बैंक लोन 65 लाख। हमारा बेस हमेशा पुराना बैलेंस शीट होगा तो उसको देखकर बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 65 लाख हो गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व है 15 लाख रुपए का, तो उसे अपने बेच दिए हैं, तो 15 लाख हमें बेच के मिल गए, और एट पार बेचे, ये बात भी कहीं बोला हुआ है, पढ़ के सुना देता हूँ। सो पॉइंट नंबर 2 फिर से पढ़ेंगे, द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज एट पार ऑन सेल, यानी इन्वेस्टमेंट को अपने को पार में बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो पीएल और जनरल रिजर्व अफेक्टेड नहीं हुआ। ये हमारा कंप्लीट ये हो गया आपका किसका, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का होने के बाद अब क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बचेगा नहीं, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डन। अभी आपका नोट्स टू अकाउंट का कहानी खत्म। अब बैलेंस शीट में देखेंगे कि ऐसा कोई आइटम है जो कि बिना नोट्स के भी आया हुआ है, तो ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, आपका दिया हुआ है 1 करोड़ 10 लाख, तो यहाँ पर आपने दिखाया ही है, रिजर्व एंड सरप्लस को देख लीजिए, ये 90 लाख, और आपका डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इसके साथ जुड़ गया 10 लाख, और ये 10 लाख आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि अब यहाँ पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको आउटर कॉलम में पहुँचा दीजिए। 90 में 10 ऐड किए, 5 माइनस किए तो 95 हो जाएगा। तो 95 लाख आपका ये जनरल रिजर्व का आउटर कॉलम आ गया। 95 लाख प्लस 10 लाख 105 लाख, ठीक है ना, और माइनस करेंगे 5,75,000, तो ये हो गया आपका 99,25,000, ये हो गया आपका 99,25,000। आप इसे कहाँ पहुंचाओगे, तो 99,25,000 को कहाँ पहुंचाओगे, तो बोलते हैं इसे अपने रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग दिया हुआ है वहीं पर लिख देंगे 99,25,000।
ठीक है, अब पुराना बैलेंस शीट को देखिए। और क्या है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कहानी क्लियर हो गया क्या? बोलो हाँ हाँ हो गया, अभी तो किए ना। 65 लाख का लोन आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग शेड्यूल नंबर 3। और ये 65 लाख इसमें बचा हुआ, वो 65 लाख अपने लोग लिख दिए। देखिए नोट्स नंबर 3 में जाके देख सकते हैं कि 65 लाख है, ये रहा जी, और तो कुछ है नहीं उसमें। नेक्स्ट है आपका अदर करंट लायबिलिटीज में कोई चेंजेस है नहीं, आप 1,25,00,000 लिख दीजिए। 125 अदर करंट लायबिलिटीज में, तो आप लिख देंगे 1,25,00,000। नेक्स्ट आइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 160 लाख है, आप लिख दीजिए 160 लाख। 160 लाख, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। फिर नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15 लाख ऑलरेडी बिक चुका है, रियलाइज हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, चेंजेस होगा इसके अंदर में 75 लाख है, तो आपको वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। वर्किंग में चले जाएंगे और वर्किंग में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने का काम करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है 75 लाख। अब आपको याद करना होगा जहां से कैश आया और जहां पे कैश गया। तो अपने को पता है सेल ऑफ डीआरआर इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आप डीआरआर इन्वेस्टमेंट को बेचे हो और फेस वैल्यू पे ही बेचे हो, तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट 15 लाख का था, तो 15 लाख अपने यहाँ ऐड कर दिए। अपने को पता है हमने कैश पेड किया था ये डिवेंचर होल्डर्स को 89,25,000, यही कैश ट्रांजेक्शन है, तो आपका कैश पेड टू डिवेंचर होल्डर्स, ये भी लिख दो कैश पेड टू डिवेंचर होल्डर्स, और वो आपका 89,25,000 है। डिवेंचर होल्डर्स 89,25,000। अभी अल्टीमेटली देखो 75 लाख पहले से था, 15 लाख और ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 90 लाख में से 89.25 निकल गया, तो बच गया 75,000 ओनली, सिर्फ 75,000 बैलेंस बचा, सिर्फ ओनली। तो आपको ये वर्किंग हो ही गया है, आप 75,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दीजिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 75,000 आप यहाँ पे पुट करोगे, बोल दोगे वर्किंग नोट को देख लीजिए। अदर करंट एसेट्स में क्या है वो देखेंगे, तो अदर करंट एसेट्स में है आपका 200 लाख, 200 लाख, तो आप एज इट इज लिख दीजिए, उसके अंदर तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो यू शुड राइट 200 लाख, मतलब 2 करोड़ रुपए। 200 लाख का मतलब हो गया 2 करोड़ रुपए। तो हमारे जो बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स थे उन सबको हमने कंसिडर कर लिया, और एक एक करके नोट्स अकाउंट्स में जो आइटम थे उनको कंसिडर कर लिया, और हमारा अब कुछ बचा नहीं, तो अब अपने क्या करेंगे, तो टोटल करेंगे। टोटल करते हैं, तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का टोटल। यदि करते हैं तो इधर आता है 160 लाख प्लस 1.25 लाख प्लस 200 लाख, टोटल है इधर 360 लाख, मैंने 3,60,75,000 लिखता हूं एक बार, आप मत लिखिए, 3,60,75,000, ठीक है। इधर में माइनस करते हैं एग्जैक्टली उतना है या नहीं, तो माइनस 60 लाख माइनस 99.25 माइनस 65 माइनस 125, डिफरेंस 11.5 लाख का। 11.5 लाख का क्या डिफरेंस रह गया, अभी इसको ढूंढेंगे। कैलकुलेशन एरर किए, कुछ छूट रहा है, तो पहले जोड़ लेते हैं फिर से एक बार। ये है आपका 60 लाख रुपए का इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 99,25,000,
और 65 lakhs का आपका क्या है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है एंड अदर करेंट लाइबिलिटीज है वो 125,00,000,000 3492, तो डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है ढूंढते हैं, सम्स मैं ध्यान से करता हूँ, आप भी ढूंढिए। तो अपने ब्लेंडर कर रखे हैं कैलकुलेशन में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल देखो, ठीक है, कितना है 95 lakhs, ठीक है, कैसे लिख दिया पता नहीं, 95 lakhs और इधर में 10 लाख और इधर में 5,75,000, टोटल होता है 11 लाख, मतलब 110,75,000। तो यहाँ पर ही गड़बड़ है, इसके ही डिफरेंस देखोगे ना 9925, तो यही आ रहा है आपका 11,50,000 का। फिर से कर रहे हैं 95 lakhs प्लस आपका 10 lakhs प्लस आपका 575, ठीक है ना। ये फिगर ज़्यादा जीरो होता है तो कंफ्यूजन होता है कैलकुलेटर में दबाने में। 95,00,000,000, ठीक है, 95 lakhs हो गया, 10 लाख हो गया और 5,75,000 हो गया। ये मिटाएंगे और लिखेंगे करेक्ट फिगर 11,07,5,000,000 110,75। ठीक है, आप जोड़ेंगे, इसमें 60 लाख जोड़ दीजिए, इसमें 65 lakhs जोड़ दीजिए और इसमें 125 lakhs जोड़ दीजिए, तो एग्जैक्टली वही आ गया 360,75,000। कैलकुलेशन मिस्टेक था और इसमें कोई प्रॉब्लम था नहीं, आप लोग भी कर रहे होंगे तो सही आपका बैठा होगा, तो शायद ओवर रेटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं आया हो। 360,75,000, ठीक है। तो मूव करेंगे अगले सम्स के तरफ, ठीक है ना। अगला सम्स जो है आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल सा सम्स है, पढ़ के दिखा रहा हूं पहले। ऐसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी इस तरह का पार्ट कर लिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अ कंपनी हैड इशूड 20,000 13% debentures of 100 each on 1st April X1. The debentures are due for redemption on 1st July X2, ठीक है ना, 1st July X2 मतलब नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में। The terms of the issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5%, तो 5% प्रीमियम पर रिडेम्पशन होगा, and also conferred option to the debenture holders to convert 20% of their holdings into equity shares. सेम सम्स ही है, खाली नंबर अलग है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 एट ए प्राइस ऑफ 15 पर शेयर, यानी कि इस बार आपका 15 रुपया होगा इशू प्राइस इक्विटी शेयर्स का, जबकि फेस वैल्यू 10 है, यानी कि 5 रुपीज प्रीमियम है। द डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2,500 डिवेंचर्स डिडंट एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो 2,500 शेयर होल्डर्स मना कर दिए कि भाई उन्हें नहीं चाहिए ये ऑप्शन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिवेंचर होल्डर्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। तो समझ में तो कुछ भी नहीं है ना, 2,500 मना किया आउट ऑफ 20,000, तो भाई 17,500 जो हुआ वो लोग क्या किए, ऑप्ट किए। 17,500 का 20% निकालेंगे, तो ये 20% जो इसका होगा वो लोग क्या है, ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं, तो 20% ऑफ ये 17,500 जो आएगा वो ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें उसका फिर रिडीमेबल वैल्यू निकालना होगा कि रिडेम्पशन वैल्यू 105 रुपए के रेट से। तो चलिए करते हैं, नंबर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना डिवेंचर्स हम लोग इशू करेंगे,
सॉरी शेयर्स इशू करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। तो क्वेश्चन नंबर हेडिंग डाल देंगे आप, क्या हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7, और लिखेंगे कंप्यूटेशन शोइंग number of debentures, sorry, number of equity shares to be issued on conversion into on conversion of debentures, on conversion of debentures। तो यहां पर अब आपका क्या है, कंप्यूटेशन हमें दिखाना है, और सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग, 20,000 डिवेंचर्स बोला हुआ है क्वेश्चन में, एंड ऑप्टेड आउट है कितना, 2,500। सो डिवेंचर होल्डर्स ऑप्टेड आउट, डिवेंचर होल्डर्स opted out option, तो 2,500 डिवेंचर होल्डर्स ने मना कर दिया, तो 2,500 अपने लेस कर दिए, तो 20,000 माइनस 2,500, योर रिजल्टिंग फिगर इज 17,500। तो लिखेंगे 17,500, ये क्या है, स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब ऑप्ट इन है, मतलब कि ये लोग ऑप्शंस को लेंगे। तो आगे अपने लेंगे यहाँ पर ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, बट सभी का तो कन्वर्जन होगा नहीं, मैक्सिमम कितना होगा, 20% होगा। तो ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, सो number of debentures able for conversion इक्वल्स टू होगा 17,500 का 20% इज इक्वल्स टू 3,500। 3,500, अब ये 3,500 जो आ गया, तो इसके नीचे क्या होगा कि इनका हम लोग रिडेम्पशन वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसके नीचे लिखेंगे रिडेम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 105, 5% प्रीमियम पर रिडेम्पशन है, ठीक है ना। तो 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 105 इज इक्वल टू कितना, 3,67,500। तो 3,67,500 इज द रिडेम्पशन वैल्यू। अब जब रिडेम्पशन वैल्यू मिल गया, तो आगे क्या करना है आपको, नंबर ऑफ इक्विटी जो देना है वो कितना होगा, तो इसी को आपको नंबर ऑफ इक्विटी से चुकाना है, एंड द इशू प्राइस ऑफ ईच इक्विटी इज 15 रुपीज। तो लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स issued to discharge claim is equals to क्या होगा, ₹367,500 divided by the issue price, and the issue price was 15। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 15, द रिजल्टिंग फिगर इज 24,500 शेयर्स। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, सो आंसर इज 24,500 शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7। हम लोग अब मूव कर सकते हैं ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।
अभी तो शायद मैंने 2 ही सम्स होमवर्क दिया था, वो होमवर्क हो गया। अभी 8, 9, 10, 11 भी है क्या? नहीं, 10 ही लास्ट सम्स है, तो हो जाना चाहिए। 8, 9, 10 3 सम्स ही तो है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आगे करेंगे। सो नेक्स्ट सम से मूव कर रहे हैं। अगला सम है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये भी थोड़ा वेराइटीज़ है, इसके अंदर में भी आपको देखने मिलेगा। पहले मैं पढ़ रहा हूँ। Libra Limited recently made a public issue in respect of which the following information is available। तो ये पब्लिक इशू हुआ है, यानी दिस इज अबाउट द लिस्टेड कंपनी, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक इशू किया गया है, प्राइवेटली प्लेस्ड नहीं है। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ठीक है, इशूड 2 lakhs, फेस वैल्यू 2 लाख है नंबर्स, एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच इज ₹100 पर डिवेंचर्स। सो 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो 200 लाख डिवेंचर्स, 200 लाख रुपए का डिवेंचर्स इशू किया गया। बी है कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर्स, मतलब हर डिवेंचर्स का कन्वर्टेबल एलिमेंट है 60%, ठीक है। यदि आपके पास 10 शेयर है तो उसका कन्वर्टेबल जो पोर्शन है दैट इज 60%, 6 शेयर हो जाएगा। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, जिस दिन इशू क्लोज होगा उसके 6 महीने, जैसे 6 months पूरा होगा उसी दिन आपका कन्वर्जन के लिए ये एलिजिबल हो जाएगा। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 15x1, यानी कि डेट, लास्ट डेट जो हमारा इशू क्लोज हो रहा है 15x1 है, इस दिन हमें एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए। इसके बाद जो एप्लीकेशन मिलेगा उसका कोई एंटरटेन नहीं करेगी कंपनी उसको। डेट ऑफ अलॉटमेंट है 16x1, यानी कि आपका विद इन अ मंथ, आपका 30 डेज के अंदर अंदर क्या हो रहा है, अलॉटमेंट भी हो जा रहा है। हालांकि आज के समय में ये प्रोसेस और फास्ट है। आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 15%, 15% के रेट से अपने इंटरेस्ट पे करते हैं इस डिवेंचर्स के ऊपर। पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन 60, 50, फेस वैल्यू 10, यानी कि 60 रुपये में दे रहा है तो 50 रुपये प्रीमियम है और 10 रुपये का फेस वैल्यू है। अंडरराइटिंग कमीशन 2%, भाई ये लो इस सम्स में सभी बात ले आया, अंडरराइटर कमीशन का भी बात आ गया, यानी कि यहाँ पर अंडरराइटिंग कमीशन तभी देना पड़ता है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग का मतलब होता है जहां पर बेसिकली एक अंडरराइटर इज अ पर्सन, और द कंपनी, जो भी पर्सन, अपने कंपनी को भी पर्सन ही बोलते हैं, हु गिव्स द गारंटी फॉर द minimum number of securities to be sold in the market. In case those guaranteed figure were not sold out, then personally the underwriter has to take that number shortfall in their personal account. Underwriter has to take the shortfall in their personal account. So that means कि say for example आप अंडरराइटर का रोल प्ले कर रहे हो एंड यू हैड गिवन द गारंटी टू द कंपनी दैट आप कंपनी का मिनिमम 2 लाख शेयर्स बिकवा दोगे या 2 लाख डिवेंचर्स बिकवा दोगे। और सपोज कर लो कि मार्केट में, जैसे इस एग्जांपल में है उसी का बात करें, तो मार्केट में आपके 1.5 लाख बिक गए। तो यदि 1.5 लाख बिक गए तो 50,000 का शॉर्टेज है। कंपनी को तो आपने प्रॉमिस किया था कि 2 लाख डिवेंचर्स आप सेल कर दोगे, बट आप मार्केट में 2 लाख नहीं बेच पा रहे हो, तो इन दैट केस द डिवेंचर में जो शॉर्टफॉल आ रहा है मार्केट में वो आपको खुद, मतलब कि डिवेंचर होल्डर्स को खुद लेना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली डिवेंचर अंडरराइटर होने से कंपनी का फायदा ये है कि कंपनी का 2 लाख डिवेंचर्स बिकेगा ही बिकेगा, ये श्योरिटी हो जाता है। उसी के लिए कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन देता है। कोई भी गारंटी क्यों देगा मुफ्त में, डेफिनेटली इन रिटर्न कंपनी को कंसिडरेशन देना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड आपका यहाँ पर कमीशन, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स अप्लाइड फॉर 1.5 लाख ही पब्लिक से आया, इसका मतलब है 50,000 डिवेंचर्स इसे अंडरराइटर को खुद लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तो डेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया कि कंपनी कब कब इंटरेस्ट देती है। Write relevant journal entries for all the transactions arising out of the above during the year ended 31st March X2 including cash and bank entries, यानी आपसे journal entries पूछा for all, यानी कि इशू से लेकर आपको अलॉटमेंट से लेकर डिवेंचर इंटरेस्ट से लेकर जो भी इंसिडेंट या जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है
ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसके लिए आपको एंट्री करना है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए अपने जनरेटर्स का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8, तो हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन नंबर 8 और फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे जर्नल एंट्रीज का। क्रेडिट, डेबिट और पर्टिकुलर्स डेट, इतना कॉलम्स तो होता ही आप जानते ही हैं। और बना लेते हैं क्योंकि जर्नल ही है सम्स में, तो जर्नल कम नहीं होगा और भी आएगा जर्नल, तो अपने और भी इसमें पहले से ही ड्रॉ करके रख लेते हैं। ये लो अपना फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। नाउ इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिख देंगे कि किसके बुक्स में अपने बना रहे हैं, लिब्रा लिमिटेड है तो इन द बुक्स ऑफ लिब्रा लिमिटेड, तो हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ लिब्रा लिमिटेड। और जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए और रुपी का सिंबल दीजिए। पहला आएगा 15x1, 15x1। सबसे पहले अपने एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मिल रहा है, पब्लिक से एप्लीकेशन 1,50,000 मिला। कैसे और कहाँ लिखा हुआ है, मैं फिर से एक बार इसे ये कर देता हूँ, क्लीन कर दूँ ताकि फिर से मार्क कर सके हम लोग, कुछ स्कीप हो तो पता चल जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूँ जो कि पब्लिक इशू हमें एप्लीकेशन आया, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स अप्लाइड फॉर यहाँ पर दिख रहा है 1,50,000 डिवेंचर्स का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ। सो 1,50,000 डिवेंचर्स का एप्लीकेशन मिला, तो एंट्री एप्लीकेशन पहले रिसीव कर लीजिए, तो एंट्री हो जाएगा फॉर दिस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन, डिवेंचर्स एप्लीकेशन। ये हो गया मुझे एप्लीकेशन जो मिला वो टोटल 1,50,000 है, और एक डिवेंचर्स का प्राइस क्या है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ, नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड, फेस वैल्यू ऑफ एन इशू प्राइस 100 पर डिवेंचर्स, तो 100 वाज द इशू प्राइस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 100, सो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिगर्स इन लैक्स कर देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर रुपीज़ इन लैक्स कर दीजिए, इन लैक्स। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो 1.5 लाख है। 1.5 लाख को 15 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 लाख हो जाएगा आपका, तो 150 लैक्स, ठीक है, 150 लैक्स। तो रुपीज़ इन लैक्स लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे, नरेशन में भी ये बात लिखना पड़ेगा कि आपको ये क्या चीज़ के लिए मिला है, तो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1,50,000 डिवेंचर्स। देखो सेम डे अलॉटमेंट नहीं है और प्रैक्टिकली होता भी नहीं है, आजकल विद इन 7 डेज ये सारा काम हो जाता है, बट हम लोग को तो यहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया है। तो नेक्स्ट एंट्री अपना 15x1 के बाद अलॉटमेंट ऑफ डेट ऑफ अलॉटमेंट देखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख लीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 15x1, डेट ऑफ अलॉटमेंट 16x1, यानी कि 1 महीने के बाद है, तो आपको 16x1 को करना होगा। 16x1 को लिखेंगे यहाँ पर 16x1, क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, सो डिवेंचर्स एप्लीकेशन डेबिट,
कितने से आपको मिला है, तो 150 लैक्स। अभी ये देखो, डिवेंचर्स एप्लीकेशन आप डेबिट कर रहे हो, बट साथ ही साथ जो शॉर्टफॉल है अलॉटमेंट के समय में, तो अपने पकड़ेंगे ना भाई, मुझे तो 2 लाख डिवेंचर्स बेचना था। 2 लाख डिवेंचर्स में पब्लिक में 1.5 लाख डिवेंचर्स, 1.5 लाख डिवेंचर्स वर सोल्ड अमंग द पब्लिक। तो शॉर्टफॉल कितने का है, तो बोलते हैं कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 50,000। सो 50,000 का डिवेंचर्स किसको खरीदना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर्स, सॉरी अंडरराइटर्स को। तो अंडरराइटर्स को डेटर बनाएंगे, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड। अब अंडरराइटर्स में शॉर्टेज है कितने का, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना, 50 लैक्स। 50,000 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो दैट कम्स टू कितना, 50 लैक्स। एंड क्रेडिट होगा आपका, इंटरेस्ट रेट देख लेंगे कि डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर 15% है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट, 15% डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये अपने 15% डिवेंचर्स को क्रेडिट कर दिए, अलॉटमेंट हो गया। तो आप यहाँ पे नरेशन में ये बात लिख देंगे कि अपने अलॉटमेंट कर दिए। क्या लिखेंगे, बिंग allotment made for 2 lakhs debentures of rupees 100 each, fully paid up, fully paid up। ठीक है ना, तो अपने फुल्ली पेड अप का कर दिए। तो बिंग अलॉटमेंट मेड फॉर 2 लाख डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, फुल्ली पेड अप, हमारा अलॉटमेंट का हो गया। अब अंडरराइटर का काम खत्म हुआ, तो अंडरराइटर से आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ेगा। पढ़ते हैं कि अंडरराइटर को क्या बोला हुआ है कि कितना कमीशन है, पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर डी के अंदर बोला हुआ है अंडरराइटिंग कमीशन 2%। तो कमीशन 2% जो मिलेगा उसको 200 लाख इशू प्राइस पर मिलता है, ठीक है ना। तो 200 लाख का 2% यदि निकालेंगे तो 4 लाख होगा। 200 लाख है, 200 लैक्स आया है आपका डिवेंचर्स में, इशू वैल्यू वही है, आपका इशू प्राइस भी वही है। तो 200 लैक्स का आपको उसको अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अंडरराइटिंग कमीशन हो जाएगा, एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, तो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिटेड, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिटेड। तो अंडरराइटिंग कमीशन होगा आपका 4 लाख से, एंड क्रेडिट करेंगे अपने अंडरराइटर को 4 लैक्स, अंडरराइटर को 4 लैक्स। नरेशन में लिखेंगे बिंग कमीशन ड्यू, बिंग commission due to underwriter, being commission due to underwriter। तो यहां पर अंडरराइटिंग कमीशन का हो गया। अब अंडरराइटर से अकाउंट सेटल कर लेते हैं उसी डेट पर। 50 लैक्स उससे हमें लेना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 लैक्स अपने को रिसीव करना है, एंड 4 लैक्स इज पेबल टू द अंडरराइटर। तो अपने क्या करेंगे, 50 माइनस 4, 46 लैक्स अंडरराइटर से रिसीव करना है, तो वो अपने यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो फॉर दैट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर अकाउंट, अंडरराइटर अकाउंट, दिस इज विथ 46 लैक्स। नरेशन में ये बात लिखना पड़ेगा, बिंग नेट अमाउंट, net amount realized from underwriter, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर, ये हो गया 46 लैक्स। अभी तक अपने जो ट्रांजेक्शन्स को सोच पा रहे हैं 1 जून को, वो सारा हमने कर लिया एज ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हो गया भाई, अब आगे टाइम के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए।
ठीक है, तो अब आगे क्या है, कब है क्वेश्चन, एक बार जो छूटा हुआ पार्ट है वो पढ़ते जाएंगे और यदि कुछ छूटा हुआ रहेगा तो उसको करेंगे, हाईलाइट कर रहे हैं ताकि कुछ छूट ना जाए। तो लिब्रा लिमिटेड रिसेंटली मेड ए पब्लिक इशू ऑफ विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशूड 2 लाख, फेस वैल्यू ऑफ इशू प्राइस 100 पर डिवेंचर्स, ठीक है। तो कन्वर्टेबल यहाँ पर ये है आपका 2 लाख डिवेंचर्स इशू किए गए, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, ठीक है, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%। अब यहाँ पर बात आता है कि मुझे इसी साल के अंदर विद इन 6 मंथ्स ही तो कन्वर्जन भी है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। तो डेट ऑफ क्लोजिंग यहाँ पे लिखा हुआ दिस यहाँ पर अभी तक मैंने ये 60% हाईलाइट किया, एंड डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, यानी कि 1 मई को क्लोज हुआ था इशू, वहाँ से 6 मंथ्स जाएंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि आपका अक्टूबर लास्ट आएगा 6 महीना, यानी कि 31 अक्टूबर को आपका कन्वर्जन होगा। इसका डेट क्या आएगा, 31 अक्टूबर को कन्वर्जन होगा, 31 अक्टूबर को 60% डिवेंचर्स कन्वर्ट होगा। तो वो तभी देरी है, उसके बीच में और कहानी आएगा क्योंकि हमें जनरल टेस्ट करना है, तो वी हैव टू गो सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस को नहीं तोड़ सकते हैं। अब आगे पढ़ रहा हूँ फिर, तो ये है आपका डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब, ये हो गया, डेट ऑफ अलॉटमेंट भी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 15% के रेट से दिया जाएगा, तो वो भी आपका 30 सितंबर को इंटरेस्ट देते हैं, तो अभी तो डेट आया नहीं है, ठीक है ना। तो एक डेट आपका 30 सितंबर आएगा, फिर 31 मार्च भी आएगा, तो 2 डेट, ये दोनों एंट्री अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी हम लोगों का ये डेट आना बाकी है। उससे पहले तो ये 31 अक्टूबर आए, 31 अक्टूबर से पहले सितंबर आएगा, पहले ये होगा, मतलब नंबर 1 इसके लिए सोचना है, उसके बाद नंबर 2 ये होगा, उसके बाद नंबर 3 ये होगा, समझ रहे हैं ना, सीक्वेंस सेट करना पड़ता है, उसके बाद ये एंट्री होगा। पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन 60, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना इक्विटी शेयर्स देना है, कन्वर्जन के लिए बता रहा है। पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो 60 यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कन्वर्जन और इंटरेस्ट डेट जो देना है वो कब से देना है, इंटरेस्ट ये भी बोल दिया फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब कि इंटरेस्ट का कंफ्यूजन नहीं रखा है कि एप्लीकेशन डेट से नहीं देंगे, ये कब देंगे, तो ये देंगे पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि आपको इंटरेस्ट काउंट करना है 1 जून से, 1 जून से, नॉट फ्रॉम 1 मई, तो 1 जून से आपको इंटरेस्ट काउंट करना है। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन बता ही दिया कि 60 रुपए का होगा और सारा चीज हो गया, राइट। रेलिवेंट जनरल इंटरेस्ट फॉर द all transactions arising out of above during the year ended 31st March X2 including cash and bank entries. So अब 30 सितंबर का ही नंबर आ रहा है, तो पहले 30 सितंबर को इंटरेस्ट का एंट्री कर लेते हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट पे कर देते हैं 30 सितंबर को। तो आ जाइए यहाँ पर लिखेंगे 30 सितंबर को, 30 सितंबर X1, तो 30 सितंबर को क्या एंट्री होगा, 30 सितंबर को इंटरेस्ट देना है अपने को, डिवेंचर इंटरेस्ट पे करना है आपको, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड एंड टू बैंक, अब डिवेंचर इंटरेस्ट हमारा कितना होगा वो कहानी है। तो 30 सितंबर तक कितना महीना हो रहा है, इंटरेस्ट शुड बी काउंटेड फ्रॉम 1 जून, तो फुल मंथ्स ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 4 मंथ्स है। और यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो 200 लाख है, 200 लाख, तो 200 लाख के ऊपर आपको कितना परसेंटेज निकालना, 15%, 15% फॉर कितना महीना निकालना है, तो 4/12, ठीक है ना। तो 200 लाख का आप 15% निकालते हो, दैट कम्स टू कितना, 30 लाख डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना, 10 लाख। तो अपने को डिवेंचर इंटरेस्ट देना है 10 लाख, 10 लाख,
तो 30 सितंबर को अपने इंटरेस्ट पे कर दिए, तो एंट्री लिख देंगे यहाँ पर। क्या होगा जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज हो जाएगा आपका बिंग, जनरल एंट्रीज में हो जाएगा बिंग डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। अभी यहाँ पर अपने डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर दिए, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके आगे क्या है आपका वो देखो। 30 सितंबर के बाद आपका आएगा नेक्स्ट 31 अक्टूबर, जहाँ पर 60% कन्वर्जन हो रहा है। तो 60% कन्वर्जन का करेंगे। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं कि कहीं आप मैट देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो ये आपका सिंस पब्लिक लिमिटेड पब्लिक इशू हो रहा है, तो इट विल बी ए लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी के लिए नो DRR इज रिक्वायर्ड, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए DRR नहीं बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर अब अपने बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट है, DRR तो नहीं बनाएंगे, बट DRR इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और DRR इन्वेस्टमेंट अपने को कर लेना चाहिए। वो कब कर लेना चाहिए, जब अपने यदि ड्यूरिंग द ईयर हमारा बेसिकली जो 15% के बराबर हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये तो नहीं पता है कि 40% कन्वर्जन होगा, ये बात बोला हुआ 60% विल बी कन्वर्टेड। 40% इस साल रिडीम होगा कि नहीं होगा वो मेंशन नहीं किया हुआ है। तो मैं ये दोनों एंट्री यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। DRR तो बनेगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। 30 सितंबर को डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिटेड टू बैंक हमने कर लिया। अब होगा 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को क्या चीज़ का एंट्री होगा, जो कन्वर्जन हो रहा है। तो कन्वर्जन कितना हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डेबिट करना पड़ेगा 15% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, because debenture is your liabilities and you are cancelling such liability, hence the debentures liability should be debited. So 15% debentures account debited, ये अपने लोग डेबिट कर दिए, ठीक है। 15% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, और रिडेम्पशन जो है वो एट पार है, एट प्रीमियम है, कन्वर्जन के लिए कुछ बोला हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं बोला है तो मतलब कि कन्वर्जन वही होगा वैल्यू, बट ये पता है कि आपका जो उसे कन्वर्टेड डिवेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स में, तो इक्विटी का वैल्यू 60 हो रहा है। तो आप सबसे पहले वर्किंग करके निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। क्या लिखोगे, यू हैव टू राइट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इक्वल्स टू, सो हाउ मेनी शेयर्स टू बी इशूड। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपने को कितना इशू करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल्स टू, अपने को टोटल डिवेंचर्स है 200 लाख का, ठीक है, 200 लाख, और इसका 60% कन्वर्ट होगा इक्विटी में। तो इसका 60% निकाल लिए एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक शेयर का प्राइस है 60, तो आप 60 से डिवाइड करोगे, एक लाइन में ही कहानी खत्म। तो 200 लाख, ठीक है ना, 200 लाख का 60% यदि अपने करते हैं दैट कम्स टू 120 लाख, एंड डिवाइडेड बाय 60 से करते हैं 120 लाख को, तो 2 लाख हमारा क्या आ गया, इक्विटी शेयर्स हमें इशू करना पड़ेगा। 2 लाख, ठीक है, 2 लाख शेयर इक्विटी शेयर्स इशू करना है। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करना है, तो इन दैट केस आप यहाँ पर क्या करेंगे, दिस विल बी डेबिटेड विथ 120 एंड 2 होगा आपका क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे किसको, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल में होगा आपका, नीचे वर्किंग करके आया ही है, 2 लाख है, 2 लाख इंटू 10 तो 20 लाख, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख शेयर्स है, 2 lakhs multiplied by 10 and 2 securities premium, securities premium होगा 2 lakhs multiplied by 50, it's 100 lakhs,
being %60 debentures, 60% debentures converted into 2 lakhs equity shares of rupees कितना, of rupees 10 each at a premium of rupees कितना 50 पर शेयर। एक शेयर पे 50 रुपए का प्रीमियम लगाया गया है। सो दिस इज डन। 31 अक्टूबर इज ओवर, 30 सितंबर इज ओवर, बीच में अपना आता है अब 31 दिसंबर आएगा, सॉरी 31 मार्च। सो 31 मार्च x2, we'll write the date 31 March x2, and on 31st March x2 what we will do, on this date we will pay the interest. So entry for that, debenture interest debited, debenture interest account debited to bank। इस बार आपको डिवेंचर इंटरेस्ट कितना देना है तो वर्किंग करके दिखा दीजिए। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड ऑन 31 मार्च x2। तो मैं आपको ना सबसे पहले एक वर्किंग करके यहाँ पर टाइमलाइन दिखा दे रहा हूँ सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो आपका जो डिवेंचर्स था वो यहाँ पे इशू हुआ था 1 जून से आपको इंटरेस्ट चालू हुआ था। फिर आपने एक बार इंटरेस्ट पे किया 30 सितंबर x1 को, और ना यहाँ पर यानी कि ऑन दिस डेट, इसका डेट है 31 अक्टूबर x1, 60% डिवेंचर्स यानी कि 120 लाख का, 1,20,000 का डिवेंचर्स क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो 120 लाख डिवेंचर्स कन्वर्टेड। इसका मतलब है कि इस पीरियड के लिए आपका टोटल 200 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, बट यहाँ पर आपका जब कन्वर्ट हो गया तो 120 लाख डिवेंचर्स कैंसिल हो गया, तो इसके आगे आपका 200 लाख नहीं 80 लाख पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको 200 पे लगेगा, ठीक है, यानी कि अक्टूबर महीने में आपको 200 लाख पे देना पड़ेगा, एंड अक्टूबर के बाद नवंबर ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ 80 लाख पे, मतलब 80 टोटल 200 लाख है तो 80 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट इसलिए मैं ये करके दिखा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, टाइमलाइन पे चीज़ क्लियर रहता है तो आपके लिए इजी होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर डिवेंचर इंटरेस्ट for the month of October x1 इक्वल्स टू क्या होगा, तो 120 lakhs 120 लाख है, उसके ऊपर 15% फॉर 1 मंथ, दिस इज इक्वल्स टू 120 lakhs का 15% यदि करते हैं, 120 lakhs का 15% करते हैं, काम नहीं कर रहा, ऐसे तो 18 होता है, 18 लाख, तो ये 18 लाख हो गया डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड फॉर द मंथ ऑफ
अक्टूबर से लेकर अब क्या है, नवंबर टू मार्च x2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 80 लैक्स। अच्छा, मैं शुरू में तो 200 लाख पे ही होगा, 200 लैक्स का 15%, तो ये 30 होगा। 1 मंथ का निकालेंगे, 200 लाख का 15% 30 लैक्स होगा, तो ये 18 नहीं होगा, इसको मिटा दीजिए, ये होगा आपका 30 लैक्स। और यहाँ पर नवंबर टू मार्च 80 लैक्स है, तो यहाँ पर आपका डिवाइडेड बाई 12 भी तो करना था, क्या कर रहा हूँ। 2.5 2.5 लाख हुआ, और इधर जो बैलेंस बचा 120 गेट कन्वर्टेड फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, तो रिमेनिंग ऑन विच द इंटरेस्ट शुड बी पेबल इज 80 lakhs debentures. So on 80 lakhs 15% rate for how many months? तो it's a for 5 months, November, December, Jan, Feb, March. So 5/12 कैलकुलेट करेंगे, 80 multiplied by 15%, total at 12 divided by 12 multiplied by 5 is equals to 5, तो total becomes कितना, 7.5 lakhs। तो डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ जो आया सेकेंड हाफ, इन डिवेंचर इंटरेस्ट विल बी पेड 7.5 लैक्स। यहाँ पे लिख देना रुपीज इन लैक्स, वर्किंग में रुपीज इन लैक्स, तो 7.5 लाख इंटरेस्ट अपने दे रहे हैं, तो 7.5 लैक्स का इंटरेस्ट देने का आपको एंट्री कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब अपने एंट्री करने जा रहे हैं, तो डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिटेड टू बैंक 7.5 लैक्स। नरेशन में आप लिखोगे बिंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, तो ये आपका सारा रेलेवेंट एंट्री हो गया, और तो सम्स में कुछ है नहीं, हमें जो पूछा था हमने रेलेवेंट एंट्री दिखा दिया है आपको। अभी हम लोग अब नेक्स्ट सम्स पे जाने लायक हो चुके हैं, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1 अप्रैल 20x1 20x1 इन एमके लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, क्लियर कर दिया, इसके पहले वाले में अनलिस्टेड नहीं बोला था, इसलिए मैंने डीआरआर का प्रोविजन नहीं किया। यहाँ पर बोल रहा है कि ये अनलिस्टेड है, यानी कि यहाँ पर रिजर्व वाला प्रोविजन डीआरआर वाला बात लगेगा, यहाँ पर अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मार्क करते हैं पहले एक बार, अनलिस्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बोल रहा है कि लेजर में मतलब अकाउंट में 9% डिवेंचर्स अपीयर्ड विथ एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 50 lakhs, 50 लाख रुपए का डिवेंचर्स है, डिवाइडेड इनटू 50,000 फुल्ली पेड डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट पार। तो 50 लाख रुपए का डिवेंचर्स है, वो हमें दिख रहा है, बस हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वाज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। तो देता कब है, ये बोल दिया कि 30 सितंबर एंड 31 मार्च को हर बार इंटरेस्ट देता है, ये भी अच्छा बात है। ऑन 31 मई X1 कंपनी परचेज 8,000 डिवेंचर्स ऑफ इट्स ओन एट 98x इंटरेस्ट पर डिवेंचर्स, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया यहाँ पर, और अपना ही डिवेंचर्स वो मार्केट से खरीद रहा है। तो इसमें ठीक है, ऐसा अपने सम्स पहले कर चुके हैं। ऑन द सेम डे इट कैंसिल द डिवेंचर्स रिक्वायर्ड, और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट नहीं खोलना है, मना कर दिया, और आपको नेसेसरी लेजर खोलना है, यानी अपने खोलेंगे 9% डिवेंचर्स। तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9, और ये अपने फॉर्मेट बना रहे हैं, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए होगा, वो छोटा ही है, क्योंकि जूम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अमाउंट पर्टिकुलर्स डेट, अमाउंट पर्टिकुलर्स डेट,
तो ये है हमारा, तो ये 9% डिवेंचर्स हमें खोलना है एक। तो दूसरा हमें और क्या करना है, तो दूसरा हमें बनाना है एक लेजर और बनाना है जिसमें डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट खोल लेंगे, और कोई ज़रूरत पड़ा तो और भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9% डिवेंचर्स अकाउंट हेडिंग डाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9% डिवेंचर्स अकाउंट, और 50 lakhs का बैलेंस गिवन है, एंड दैट बैलेंस वाज गिवन ऑन 1/4/20x1 20x1। तो यहाँ पर 1/4x1 को बैलेंस गिवन है 50 lakhs, तो मैंने वही बैलेंस यहाँ पे लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस वाज 50 lakhs, तो अपने 50 lakhs लिख दिए। 50 lakhs का बैलेंस हो गया, 50,000 है, 100 का एक है, तो 50 lakhs हमारा हो गया बैलेंस 9% डिवेंचर्स में। एक हमें डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट खोलना है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और एक आप लेजर खोल सकते हो ओन डिवेंचर्स अकाउंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है ना, इसलिए ओन डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आगे क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है अब कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन दिस एनबीएफसी एचएफसी नहीं है। 9% डिवेंचर्स अपीयर्ड विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 50 lakhs, ये कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वाज पेड हाफ ईयरली 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल है। मैंने एक सम्स कराया था जिसमें कॉम्प्लिकेशंस था और क्वेश्चन पूछा नहीं था, फिर भी मैंने करके दिखाया था। और ऑन 31 में x1, यानी कि अब ऑब्वियस है कि इसमें DRR बोला नहीं है बनाने के लिए, कि बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, नेसेसरी लेजर बोला। तो अब DRR नहीं है तो अपने DRR बना सकते हैं, ठीक है ना। डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व और DRR इन्वेस्टमेंट भी बनाना पड़ेगा। बिफोर दैट आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, आपको ये लेजर बनाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर। ये हो गया आपका DRR अकाउंट, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। भाई अनलिस्टेड है तो लीगल कंप्लायंस करना पड़ेगा, और एक आपको बनाना पड़ेगा DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। एक बनाना पड़ेगा आपको DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये हमारा DRR इन्वेस्टमेंट हो गया। DRR इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमारा टोटल 50 लाख का है, तो 50 लाख का 10% कितना होता है, तो DRR में हमें उतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट को ही, क्योंकि साल के बिगनिंग में ही कर देते हैं, तो आपको रिडेम्पशन स्टार्ट होने से पहले होना चाहिए बैलेंस। तो आपको बैलेंस DRR में 14x1 बाई PNL करके आप कितने का बनाएंगे, 50 लाख का 10%, 5 लाख का DRR बनाएंगे। आफ्टर रिडेम्पशन आपको पता ही है कि DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, और DRR इन्वेस्टमेंट आपको 7.5 लाख का बनाना पड़ेगा, 50 लाख का 15%, तो 14x1 टू बैंक, $7,50,000, 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ 50 lakhs। और ये जो आपने किया था DRR में, ये था 10% ऑफ कितना, 50 lakhs। अब आगे अपने लीगल कंप्लायंस भी कर दिए, नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो
डेट क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे करना 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ऑन 31 में x1 यानी कि बिफोर पेमेंट ऑफ द डेट इंटरेस्ट, दैट पेमेंट जो इंटरेस्ट पेमेंट डेट है उससे पहले क्या लिख रहा है कि 31 में x1 कोई कंपनी ने परचेस किया है 8000 डिवेंचर्स ऑफ इट्स ओन 98x इंटरेस्ट। तो आप 31 में x1 ओन डिवेंचर्स टू बैंक लिखेंगे, कितना 8000 है और मल्टीप्लाइड बाई 98 होगा। और ये 98 जो है ना एक्स इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, तो 98 मतलब माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोटेशन है, जो कंसिडरेशन है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 98 कर देना, दैट कम्स टू 8000 multiplied by 98 is equals to 7,84,000 एंड 31 मई को ही आपको इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, जो इस डेट का इंटरेस्ट आपको दे देना पड़ेगा। इस जो आपने परचेज किया है उस परचेजर को इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा। तो 31 में x1 इंटरेस्ट पे करने का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट पे करने का एंट्री होगा डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक तो 8000 डिवेंचर्स है, एक का कीमत 100, इंटरेस्ट रेट 15% है क्या या 9% है, आई थिंक 9% है। और यहाँ पर आप इंटरेस्ट दोगे लास्ट 2 महीने का, अप्रैल एंड मई, तो 2/12, अप्रैल और मई का ही देना है तो 2/12। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, दैट कम्स टू 8 lakhs। इन 8 lakhs का 9% निकालेंगे, 8 lakhs का 9% होता है आपका 72,000 एंड 72,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो 12,000 आता है। तो दिस इज 12,000। तो 12,000 अपने इंटरेस्ट के लिए पे किए और कॉस्ट हमारा 7,84,000 है एंड इमीडिएट कैंसिलेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो 31 में x1 को ही इमीडिएटली कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर आप इसे 31 में x1 ट्रांसफर कर देंगे, इसे कहाँ पर, बाई 9% डिवेंचर्स, बाई 9% डिवेंचर्स, ये 7,84,000। इसमें और कुछ है ही नहीं, दिस इज डन। एंड ये 784 जो है आपका डिवेंचर्स अकाउंट में जाएगा, 9% डिवेंचर्स में आप लिखोगे 31 में x1, यू विल राइट हियर 31 में x1 और यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे टू ओन डिवेंचर्स और यू विल राइट ओन डिवेंचर्स में कितना अमाउंट आया, 7,84,000। तो यू विल राइट हियर 7,84,000। ये बहुत इजी सम्स है, पहले ऐसा बहुत सम्स हम लोग कर लिए। अपने को पता है कि जो फेस वैल्यू है डिवेंचर्स का, उसका फेस वैल्यू कितना है, तो फेस वैल्यू था आपका 8,000 इंटू 100, तो 8,000 इंटू 100 यानी 8 लाख। तो आपका 8 लाख का लाइबिलिटीज कट हो गया जस्ट बाय इनकरिंग द कॉस्ट ऑफ 7,84,000। सो 16,000 का आपको प्रॉफिट है, तो दैट प्रॉफिट विल बी credited to profit on cancellation कहाँ जाएगा, तो बोलते हैं दैट प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट या PNL में चला जाएगा 16,000 रुपए। 8 लाख का कहानी ओवर। सम्स में आगे जाएंगे, क्या बोल रहे हैं आगे, बस आगे कुछ नहीं है। अब 30 सितंबर आ जाएगा, 30 सितंबर को एक बार इंटरेस्ट दीजिए और 31 मार्च को इंटरेस्ट दीजिए। तो डिवेंचर इंटरेस्ट में जाएंगे अपने और डिवेंचर इंटरेस्ट में 30 सितंबर को लिखेंगे 30 सितंबर x1 टू बैंक। इस बार इंटरेस्ट आप कितने पे दोगे, तो टोटल आपका डिवेंचर्स है 50,000 का, 50,000 डिवेंचर्स है, यही है ना, चेक कर लेंगे। 50,000 डिवेंचर्स है, कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रहा 50,000 डिवेंचर्स, इस जगह पे मेंशन किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना है 50,000 एंड आउट ऑफ विच 8,000 को हमने क्या कर लिया,
8,000 को बाय मार्केट से ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेस करके एंड अपने कैंसिल कर दिए डिवेंचर्स को, तो अभी क्या करेंगे, जो बचा आपका 42,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। सो 42,000 पे इंटरेस्ट दे दीजिए। तो 42,000 पे इंटरेस्ट 42,000 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 6/12 6 मंथ्स का देंगे। तो 42,000 इंटू 100 इंटू 9% रिजल्टिंग है 3,78,000 हुआ इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 1,89,000 इंटरेस्ट देंगे। 1,89,000 is the amount of interest. 1,89,000. This was the entry on 30th September X1. फिर एक एंट्री होगा 31st March X2 टू बैंक, और इस बार इंटरेस्ट देंगे अपने वही सेम 1,89,000 ही आएगा 6 महीने का। एवरीथिंग इज डन, कुछ बचा नहीं। 9% डिवेंचर्स को बैलेंस कर देंगे। 9% डिवेंचर्स अकाउंट को बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस आपका यहाँ पर 31x 3x2 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस आपका कितना आ रहा है आपको पता ही है, 50 लाख में से 8 लाख गया तो 42 लाख है। इसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो आपको पता ही है, पीएनएल में जाएगा 31(3)(x)(2) बाई पीएनएल, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी लिख दीजिएगा 42,000 इंटू 100 इंटू 9 इंटू 6/12। तो बाई पीएनएल में कितना जा रहा है वो देख लीजिए, प्लस 12,000, 3,90,000। तो दिस इज डन, ये अकाउंट हो गया आपका। और उसके बाद ओन डिवेंचर्स अकाउंट ऑलरेडी क्लोज है। उसके बाद डीआरआर है, तो डीआरआर को अपने क्या करेंगे, डीआरआर अकाउंट में लास्ट में अपने क्या करेंगे, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे टू। अब डीआरआर में एक चीज़ है कि अपने तो पूरा रिडीम किए नहीं है, जब तक पूरा रिडम्पशन नहीं होगा अपने ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। 31st March X2 टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख। पता नहीं 5 लाख पे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी अपने तो जितना आउटस्टैंडिंग होता है उसका 10% अपने को मेंटेन करने का ज़रूरत है। तो अब तो 42 लाख है, और 42 लाख का 10% मुझे सिर्फ 4,20,000 चाहिए। तो मुझे ये 420 चाहिए था सिर्फ बैलेंस, इसे 420 कर दो, ज़्यादा बेटर है। 4,20,000 जो हमारा आउटस्टैंडिंग बचा 10% ऑफ 42 लाख, और जो हमारा ऑलरेडी रिडीम हो गया, द पर्पस गेट ए कंप्लीट। तो इन दैट केस उसे आप क्या करो, जनरल रिजर्व में डाल दो, टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में जाएगा कितना, 80,000। 8 लाख के लिए अपने 10% बनाए थे, तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। और एक डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाए हैं क्या, हाँ 7,50,000, इसमें भी वही करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच के रियलाइज कर लेंगे, और कुछ बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बाई बैंक। कितना इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं अपने, तो ये टोटल जो है इन्वेस्टमेंट आपका 7.5 लाख और 50 लाख है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 8 लाख के लिए इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा, 15%। तो 8 लाख का 15% 1,20,000 रियलाइज कर सकते हैं 31st मार्च X2 को, एंड 31st मार्च X2 को बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा 42 लाख का 15%। तो 42 लाख का 15% करोगे तो रिजल्टिंग फिगर होगा 6,30,000। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो ये था आपका, ये लीगल प्रोविज़न के लिए हम लोगों को ये बनाना पड़ा, और
ये सम्स भी अच्छा सम्स में से है, मतलब इसलिए अच्छा है कि रूल्स रिवाइज हो जाता है, इसलिए अच्छा है। लास्ट सम्स बचा और अपने अपने टारगेट के पास पहुंच गए, और वो है क्वेश्चन नंबर 10। पहले पढ़ रहे हैं कि ये भी जो पहले आप कर चुके हैं उसी टाइप का सम्स है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका YZ लिमिटेड, ठीक है, YZ लिमिटेड, थोड़ा डीप कलर ले लेता हूँ। YZ Limited, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC, had 16,000 12% debentures of 100 each outstanding as on 1st April X1, redeemable on 31st March X2। ठीक बात है भाई, 16,000 है, एक का कीमत 100 है, तो आप समझिएगा 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 16 लाख। तो 16 lakhs का अपने पास क्या है, डिवेंचर्स है जिसे रिडीम करना है अपने को, एंड दैट इज टू बी रिडीमेबल बाय 31st मार्च X2, इसी साल में सब हो जाएगा। ऑन 1st अप्रैल X1, फिर क्या दिया हुआ, ऑन 1st अप्रैल X1 द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट इन 2009% सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच। तो 9% में कितना कर रखा है, इन्वेस्टमेंट इन 2009% सिक्योर बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच, तो 2000 इंटू 100 करोगे दैट कम्स टू कितना, 20 lakhs। 2000 इंटू 100 इज इक्वल टू, नहीं 2 लाख, तो 2 लाख ही हुआ, जबकि अपना टोटल 16 लाख है, तो 16 लाख का 15% यदि अपने करते हैं तो कितना होना चाहिए, 16 लाख का 15%, तो 16 लाख का 15% इज इक्वल टू 2,40,000 होना चाहिए। 1,60,000 प्लस 80, 2,40,000 होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट में, जबकि वहां पर इन्वेस्टमेंट है कितना, तो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 2 लाख का। यहाँ पे देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का ये बैलेंस बोला हुआ है, तो 2000 इंटू 100 करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू आपका 2 लाख होता है, दो आपका 240 होना चाहिए, तो 240 में आपका 40 कम है, तो आपको और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना पड़ेगा 40,000 से। एंड फिर बोला DRR इज 1 लाख, तो DRR 1 लाख, तो 16 लाख का 1,60,000 तक DRR होना चाहिए था। 10% ऑफ 1 लाख 16 लाख इज इक्वल टू 1,60,000, तो 60,000 का DRR का शॉर्टेज है, तो 60,000 का DRR बनाना होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड ईयरली एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, जो अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसके ऊपर 9% के रेट से इंटरेस्ट मिलता है, और बोलता है ये इंटरेस्ट हमें ईयरली, ईयर के एंड में मिलता है, शुरू में नहीं मिलता है। इंटरेस्ट मिलने का एंट्री होता है बैंक टू इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट शुड बी ट्रांसफर टू PNL अकाउंट, तो कोई इशू ही नहीं है, ये सेपरेट पार्ट है इसका, ऐसा इसका कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है सम्स में। 2000 ओन डिवेंचर्स वर परचेज, ओन डिवेंचर्स वर परचेज ऑन 31st March X2 at an average price of 99 and cancel on the same date। तो बोल रहे हैं कि 2000 ओन डिवेंचर्स खरीदा, वो भी लास्ट डेट पर खरीदा है, आप देख सकते हैं 31st March X2 को खरीदा है at an average price of 99 and cancel on the same date, तो उसी दिन खरीदा उसी दिन कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। On 31st March X2 the investments were realized at par, इन्वेस्टमेंट को बेच दिए, तो अब से पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाए होंगे, बाद में रियलाइज कर लिए, एंड डिवेंचर्स वर रिडीम, डिवेंचर्स को रिडीम कर लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March X2, तो आपको 12% डिवेंचर्स अकाउंट बनाने बोल रहा है, कोई इशू नहीं है। डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व बनाने बोल रहा है, एंड डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बोल रहा है। ये 3 लेजर बोला है और तो कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म है उसके बाद, तो अपने ये बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लेजर अपने बनाते हैं। तो अपने फटाफट से पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, और कंप्लीट हो गया सम्स में, और कुछ है भी नहीं, इजी सा सम्स है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आपको 3 लेजर बनाने हैं, ये हो गया पहला, इसी को कॉपी कर लेंगे,
ये आपके स्क्रीन पर तीनों है। अभी अपने फटाफट से क्या करेंगे, तो जो अकाउंट बोला है हमें बनाने के लिए उसका हेडिंग डाल देते हैं। तो अपने को सबसे पहले तो बनाना होगा दैट इज डिवेंचर्स अकाउंट। तो डिवेंचर्स का नाम दिया हुआ है, पहले तो वो लिख दीजिए। 9% डिवेंचर्स है आपका, 12% डिवेंचर्स, और अकाउंट 3 बोला है, 12% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यही बनाएंगे, जो बोला है उतना ही बना रहे, एक्स्ट्रा अपने लीजिए नहीं खोलेंगे। तो पहला हो गया आपका 12% डिवेंचर्स अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरा हो गया आपका डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, और थर्ड वन इज डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो बैलेंस दिया हुआ उससे एक एक करके अपने लिखेंगे। सम्स मान लो फिर से फ्रेश है, हाईलाइटर ले ले रहा हूँ, मार्क करता चलूंगा आगे जैसे जो है। तो लिखा हुआ है एक्सिड लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी, NBFC, HFC ये नहीं है। और इनके पास टोटल 16,000 है, 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल X1, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च X2। यही लास्ट ईयर है, इसके अंदर में रिडीम हो जाना चाहिए बाय 31 मार्च X2। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अप्रैल X1 को, 1 अप्रैल X1, 1 अप्रैल X1 आप बैलेंस लिख दो। डिवेंचर्स में बैलेंस जो गिवन है आपको पता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टोटल 16 lakhs, टोटल 16 lakhs। तो ये हमारा डिवेंचर्स का हो गया। डिवेंचर्स के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है वो देखेंगे बैलेंस। मैं मार्क कर दूं कि अपने यहां तक कर दिए हैं। On 1 April X1 the following balances appeared in the books of account: investment in 2000 9% secured गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच। तो 2000 इंटू 100 करते हैं तो 2 लाख आता है। तो इन्वेस्टमेंट में आप क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट में 1 अप्रैल X1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से अपने पास है इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट है, तो 2 lakhs का है। कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 9% गवर्नमेंट बॉन्ड में कर रखा है, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आपको पता ही है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आप स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही जाकर आपको ये मिलेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब ये बेनिफिट मतलब लीगल कंप्लायंस फिर नहीं होगा, ठीक है। तो लीगल कंप्लायंस के लिए आपको स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करना है, वो लिस्ट मेरे मैट में ऑलरेडी लिखा हुआ बनाया हुआ है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब इसके अंदर में आपका और क्या है वो भी देख लीजिए। तो DRR इज 1 लाख, तो DRR का बैलेंस 1 लाख दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, DRR में 14X1 आप लिखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस है आपका 1 लाख। तो अपने वो 1 लाख यहाँ पे लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड ईयरली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये भी बता दिया कि ईयर एंड में मिलेगा इंटरेस्ट का। और हम लोग जो लेजर बना रहे हैं वहाँ पे आएगा भी नहीं, क्योंकि मिलने का एंट्री होगा बैंक टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं PL में। इसके बाद बोल रहा है 2000 ओन डिवेंचर्स पर परचेज ऑन 31 मार्च X2, लास्ट में जाकर खरीद रहे हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 99 एंड कैंसिल ऑन द सेम डेट। तो पहले लीगल कंप्लायंस कर लेते हैं। लीगल कंप्लायंस है कि आपका जो डिवेंचर्स है या 16 lakhs का, उसके हिसाब से डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व 10% होना चाहिए। तो 60,000 का शॉर्टेज है, तो आप बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, ठीक है। शॉर्टफॉल जो हमारा है
तो आपको करना पड़ा, यहाँ पे आप ऐसे ही दिखा सकते हैं 10% ऑफ 16 lakhs लेस पहले से आपके पास 1 लाख है। 10% ऑफ 16 lakhs इज इक्वल टू 1,60,000 और 1 लाख आपके पास पहले से ही है, वो माइनस कर दिए, तो टोटल आपको जो बनाना पड़ेगा वो है आपका 60,000 का आपको DRR बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में भी देख लीजिए, टोटल इन्वेस्टमेंट 240 का होना चाहिए, तो 240 में आपके पास 2 लाख का है, तो 2 बैंक करके शुरू में ही बना दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ नहीं है तो आपका 40,000 का होगा। 40,000 आया कैसे, आप वो यहीं पर दिखा दीजिए। 15% ऑफ रुपीज 16 lakhs माइनस ऑलरेडी आपके पास 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो माइनस 2 lakhs, तो टोटल होना चाहिए आपका 2,40,000। 2 लाख आपके पास ऑलरेडी है, 40,000 का और आपने कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ओन डिवेंचर्स खरीदेंगे। ओन डिवेंचर्स बनाने बोला नहीं है, बट अपने कैंसिल करेंगे सीधा ओन डिवेंचर्स को 31 मार्च X2 इसी दिन खरीद रहे हैं, तो 2 बैंक ओन डिवेंचर्स खरीदे हैं। कितना खरीदे हैं वो भी देख लीजिए, बोला हुआ है 2,000 ओन डिवेंचर्स पर परचेज एज ऑन 31 मार्च X2 एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 99 एंड कैंसिल ऑन द सेम डेट। तो अपने ये कुछ बोला नहीं है कि एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट, वी आर एज्यूमिंग एक्स इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 2,000 इंटू 99 कर दीजिए, 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 99, तो पता ही है 2,000 इंटू 99 करेंगे तो क्या आएगा, दैट कम्स टू 1,98,000। तो आपको तो पता ही है 2,000 इंटू 100 करेंगे तो 2 लाख रुपया होता है, तो अपना डिवेंचर्स लाइबिलिटीज कैंसिल होगा। आप यहाँ 2 बैंक भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया फ्लो में। आप चाहे तो यहाँ पर ओन डिवेंचर्स भी लिख सकते हैं, मैंने यही सिखाया है ओन डिवेंचर्स लिखना, दोनों ही राइट है। ज़्यादा ओन डिवेंचर्स लिखने से मीनिंग अच्छा आता है, पहले ओन डिवेंचर्स खरीदा गया, ओन डिवेंचर्स डेबिटेड और 2 बैंक, और फिर ओन डिवेंचर्स को यूज़ करके अपने 12% डिवेंचर्स लाइबिलिटीज को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बट दोनों मत लिखिएगा, एग्जाम में कोई एक ही लिखना है। मैंने फ्लो में बैंक लिख दिया तो मैं उसे ओवरराइट नहीं करूंगा, वो भी मैं एग्जाम में यदि लिखा रहता तो 2 बैंक ही रहने देता। इंस्टीट्यूट ये भी करके रखा हुआ है और ओन डिवेंचर्स भी करके रखा है, दोनों ही किया है, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल है इंस्टीट्यूट के निगाह में। नेक्स्ट है कि अब अपने इस प्रोसेस में 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। कैसे आया प्रॉफिट 2,000 का, तो 2 लाख रुपए का डिवेंचर्स कैंसिल हो रहा है एंड फॉर दैट आपने कॉस्ट इनकर्ड किया सिर्फ 198। हमें डिवेंचर इंटरेस्ट का सोचना नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं है कि आपको डिवेंचर इंटरेस्ट का लेजर बनाकर दिखाना है। अभी अपना लास्ट डेट है ये रिडेम्पशन का, तो 16 लाख में 2 लाख तो आपने ओन डिवेंचर से कैंसिल किया, आपको बाकी तो आपको डिवेंचर्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो रिडेम्पशन के लिए 31 मार्च X2 को ही और एक एंट्री होगा 2 बैंक, जो आपने कैश में रिडीम किया, तो आपने कितना कैश में रिडीम किया है, तो 14 lakhs का आपका डिवेंचर्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। डिवेंचर्स अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा, आपका 14 lakhs, टोटल 16 lakhs है, तो आपका 14 lakhs कैश में रिडीम्ड हुआ, तो रिडीम्ड इन कैश आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रिडीम्ड इन कैश। और बाकी ओन डिवेंचर से कैंसिल हुआ वो तो आपको पता ही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ। डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व में आपका टोटल 1,60,000 बैलेंस है, आपका जब रिडेम्पशन हो गया तो ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा 31 मार्च X2 को। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो बोलते हैं इसे ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, तो ये शुड राइट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में जाएगा आपका कितना 1,60,000। ठीक है, अभी अपने डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो अपने ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है,
तो इसे भी आपको पता ही है, इसे रियलाइज कर लेना पड़ेगा, इसे आपको रियलाइज करना पड़ेगा। तो रियलाइज करने के लिए एक बार तो अपना ओन डिवेंचर्स को बाईबैक करने के लिए आपने जो खरीदा था उसके लिए रियलाइज करने की जरूरत है। तो बाई बैंक अब लास्ट डेट में ही किया है, तो दोनों आप दो पार्ट में दिखा सकते हैं, क्योंकि 2 बार दिया हुआ है। 2 पार्ट में दिखाने का मतलब है कि टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 का है, जब आपका डिवेंचर्स कितने का है, 16 लाख का। कितने का है, 16 lakhs। इसीलिए आपका ये कितना बेचने की जरूरत है। तो जब 2 लाख रुपए का फेस वैल्यू का डिवेंचर्स आप कैंसिल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, तो 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 16, 30,000। तो एक बार आपका 30,000 होगा, और बैलेंस आप एक दूसरी बार रियलाइज कर लीजिए। हालांकि दोनों का डेट एक ही है, बट यदि डेट अलग अलग होता तो ऐसे करना पड़ता, इसलिए मैंने कर दिया 31 मार्च x2, एंड ये भी 31 मार्च x2 बाई बैंक। ये हो गया आपका 2,40,000 टोटल है, जब आपका टोटल डिवेंचर 16 lakhs का था। तो हाउ मच इज फॉर 14 lakhs, दिस इज इक्वल टू 2,10,000। ऐसे नहीं भी ये करेंगे ये वाला वर्किंग, तो भी आंसर तो बैलेंसिंग फिगर वही आएगा, बट आपके अंडरस्टैंडिंग या एग्जाम में आपको दिखाने के भी काम आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आपको दिखाकर ही करना चाहिए। तो एक एक सम्स हो गया इस चैप्टर का, आपका कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, जितना भी सम्स है ऑल द सम्स हैड बीन कवर्ड। और एग्जाम में इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चन आएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दूं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो वो आप जरूर करके रखिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, किसको, तो क्वेश्चन नंबर 10 को ही। फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 8 को। एग्जाम में डायरेक्टली आने का चांस रहेगा ये सब क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट में और क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। बस अब टोटल 4 सम्स मैंने आपको मार्क किया, टोटल 10 सम्स है चैप्टर के अंदर में। चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल चैप्टर है। एग्जाम में यदि आया तो आपके लिए ये लॉटरी की तरह ही होगा, तो इसे जरूर आप एग्जीक्यूट करेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम रह नहीं जाएगा। इतना सिंपल चैप्टर है। थैंक यू।